स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर करंट। ठीक है, या वी कैन से एक सर्कुलर लूप है, उसमें करंट पास करें तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो हम डिस्कस करेंगे आज, यही हमारा टॉपिक है। फॉर दैट व्हाट वी डू, वी विल फर्स्ट कंसिडर ए सर्कुलर लूप ऑफ a wire. Suppose it has two ends here, एक एंड यहां से है, दूसरा एंड यहां से। तो यहां पे मान लीजिए सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप है एंड आर विद द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। एंड नाउ लाइक दिस इज सर्कुलर लूप, इट हैज टू एंड्स। तो यहां से करंट पास करेंगे, अभी तो करंट पास नहीं किया है, देयर विल बी नो मैग्नेटिक फील्ड एनीवेयर। And now as soon as the current is passed through, suppose I is the current flowing through it, इस एंड से जा रही है, तो ये होगी डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द लूप। तो यहां से निकलेगी वापस करंट I। ठीक है, सो इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम यहां से करंट पास करेंगे तो उस वक्त क्लॉकवाइज करंट होगी थ्रू द सर्कुलर लूप। ठीक है, as soon as the current is passing through it, what will happen? Magnetic field generates. अब मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां भी बनेगा, यहां भी बनेगा, आउटसाइड भी बनेगा। तो अब कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है? देयर आर टू केसेस। एक तो हमें मेजर करना है मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड एट द सेंटर ऑफ द लूप, ठीक है, एंड द सेकंड केस इज वी विल मेजर द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, so what is the axis of the circular loop? It is an imaginary line which is passing through the center of the circular loop and is perpendicular to the plane of the loop. That is called axis of the loop. ठीक है, तो उस पर कोई पॉइंट लेना है तो उस पर देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितना जनरेट होता है ड्यू टू दिस करंट लूप। तो वो दैट इज द सेकंड केस, वो हम इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस वाले लेक्चर में हम मेजर करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द लूप। करंट लूप के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो अगेन वी विल यूज बायट-सावर्ट्स लॉ हियर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। तो यही लॉ यूज हम यहां पे करेंगे। एंड नाउ फॉर दैट अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट्स लॉ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट वी डू, वी विल हैव टू डिवाइड दिस एंटायर लूप इनटू लार्ज नंबर ऑफ इनफिनिटेसिमल current elements and then we will consider one such current element anywhere, यहाँ पे जहाँ पे मर्जी होगी। तो डिवाइड करना है, तो एक एलिमेंट हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे, इसको डिवाइड कर लार्ज एलिमेंट्स में। तो एक एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर करेंगे, दिस इज स्मॉल एलिमेंट, इज वेरी वेरी स्मॉल एलिमेंट, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसकी लेंथ होगी सपोज dl। इसको वेक्टर बनाएंगे तो डायरेक्शन रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये बनेगा वेक्टर dl। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन dl की डायरेक्शन क्या होगी? along the tangent to the circle and the direction of current. तो tangent हम यहां से भी ड्रा कर सकते हैं, but it is to be drawn in the direction of current. जहां से करंट है, ऊपर की तरफ करंट है तो ऊपर की तरफ ही tangent ड्रा करना है। This is the direction of dl. Okay? तो इसी तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स बन सकते हैं इसमें। तो एक एलिमेंट हमने कंसिडर कर दिया यहाँ पे, एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस एलिमेंट, या वी कैन से द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन O फ्रॉम दिस करंट एलिमेंट इज R। ठीक है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन O। देन द मैग्नेटिक फील्ड, एक छोटा एलिमेंट कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है एट द सेंटर एट पॉइंट O। ठीक है, फॉर दैट वी विल यूज बायट-सावर्ट्स law. Then according to बायट-सावर्ट्स law, the magnetic field at the center due to this current element is given by mu naught divided by 4 pi I dl cross r vector divided by r cube. Is this clear? This is बायट-सावर्ट्स law. या इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्चुअली इसी तरह से रखेंगे। Okay, what about the direction of the magnetic field due to this current element at the center? It is defined by the cross product dl cross of r. यही बताएगा। तो यहाँ पे we use
what? The right hand rule or right hand thumb rule. So what is the right hand rule or right hand thumb rule? Hold your right hand and stretch your right hand in the direction of current element. In the direction of current element. ये. In such a manner so that you can curl your fingers towards R. ये देखिए. Yes, we can curl our fingers towards R. Then the stretch and thumb gives the direction of magnetic field. This is direction of magnetic field where? At the center. तो सेंटर पे जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड. तो यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल ड्रा करेंगे, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर आउटवर्ड. तो डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे इन दिस सेंस. ठीक है. अब अगर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज सेंस में करंट होगी तो इस करंट एलिमेंट की वजह से जो करंट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन उस वक्त होती परपेंडिकुलर इनवर्ड्स, परपेंडिकुलर वाइड बोर्ड बट इनवर्ड्स. इज दिस क्लियर? ओके, ये है डायरेक्शन. एंड नाउ दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ओनली ड्यू टू दिस. आप इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे खाली. द मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई dl sin theta divided by r square. ठीक है. केस नंबर 1. दिस गिव्स द मैग्नीट्यूड ओनली. डायरेक्शन हमने डिफाइन की है. एंड नाउ टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट O कितना बनेगा ड्यू टू एंटायर करंट लूप. तो उसमें हमें सारे एलिमेंट्स इनफिनिटेसिमल स्मॉल एलिमेंट जो जितने भी हमने बनाए होंगे वो सारे कंसिडर करने हैं. दे आर कंटिन्यूअस, देयरफॉर वी कैन इंटीग्रेट इट. ठीक है. तो इंटीग्रेशन क्यों करते हैं? एक तो वो कंटिन्यूअस है एंड द सेकंड थिंग इज दैट जो मैग्नेटिक फील्ड हर एक करंट एलिमेंट की वजह से होगा एट द सेंटर, उनकी डायरेक्शन सेम होगी. ठीक है. परपेंडिकुलर टू द वाइट बोर्ड. In this case, if the current is anti-clockwise, then the magnetic field, due to the direction of the magnetic field, due to each and every element of the loop, is perpendicular outwards. इस एलिमेंट की जो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी आउटवर्ड्स होगी. दूसरे एलिमेंट की जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी वजह से उसकी डायरेक्शन भी आउटवर्ड होगी. यहाँ पे हर एक एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनता है हर एक की डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स. सो इसलिए हम यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं. नाउ द नेट टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, नेट मैग्नेटिक फील्ड induction at O due to entire circular loop. ठीक है. is given by V equal to integral of or the entire circular loop. It is a closed circular loop. तो यहाँ पे सर्कल ड्रा कर सकते हैं. म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई dl sin थीटा डिवाइड बाई r स्क्वायर. एंड जब यहां से हम मूव करेंगे वंस अराउंड द सर्कुलर लूप, यहां तक वापस आना है तो उसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे. व्हाट अबाउट दिस r? r इज द डिस्टेंस. यहाँ पे म्यू नॉट इज कांस्टेंट, आई इज कांस्टेंट. ये हम बाहर निकाल सकते हैं पहले. म्यू नॉट आई इज कांस्टेंट करंट फ्लोइंग थ्रू इट. 4 पाई इज कांस्टेंट. ओके. व्हाट अबाउट r? r इज द डिस्टेंस ऑफ each and every element from the center, and the distance of each and every element from the center is same. और हर एक एलिमेंट की जो डिस्टेंस दैट इज आर. तो हर एक के लिए आर डिस्टेंस है, सो इट इज कांस्टेंट, इट इज सेम. सो इसको भी हम बाहर निकाल सकते हैं 1 by r square. Is this clear? And now what about the sin theta? Sin theta is here. Theta is the angle between what? It is the angle between dl and r. This is the angle. And it is clear here the angle between dl and r is 90 at this point. अगर हम यहाँ पे दूसरा पॉइंट ले लेंगे तो टेंजेंट इस तरह से आएगा. दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट. तो ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ O. अगेन द एंगल इज 90. इस तरह से अगर यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे ये टेंजेंट आएगा यहाँ से dl की डायरेक्शन. तो फिर पोजीशन वेक्टर ड्रा करेंगे. अगेन द एंगल इज 90. पोजीशन वेक्टर r. तो at each and every point on this circular loop, the angle between dl and r is 90 and is constant. Is constant and is equal to 90. Therefore, sin theta जो 90 है, ये constant, ये भी constant ही होगा. इसको भी बाहर ले जा सकते हैं and is equal to sin 90. There remains inside only one thing, that is dl. Is this clear? तो इसको हम लिख सकते हैं mu naught I
divided by 4 pi r square. Sin 90 is 1, and this is integral of dl. So integral of dl over the entire closed loop, this dl is the small length. जब हम पूरा loop ले लेंगे, so the meaning of this is total circumference of the circle. The total circumference of the circle is 2 pi r. यहाँ पे लिखेंगे integral with respect to length over the entire closed loop means circumference of the circle, and the circumference of the circle is 2 pi r. Is this clear? तो 2 यहाँ से pi cancel हो जाएगा. You will get mu naught I divided by twice एक r cancel हो जाएगा r. This is the magnetic field induction at the center of the circular loop or a circular coil. ठीक है? This is a single loop. If there are number of loops together, मान लीजिए 2 loops, तो what will the magnetic field at the center? एक की वजह से इतना बनेगा, दूसरी लूप की वजह से इतना ही बनेगा, तो twice आ जाएगा. अगर 3 loops होंगे तो 3 times आएगा magnetic field at the center. If there are 4 loops, then the 4 times बनेगा. ठीक है ना? तो इसको जनरलाइज करेंगे. The magnetic field, if there are, each loop is called a turn, and if there are n turns of a coil, इसको coil भी कहते हैं, इसको कहें coil of single turn coil. ठीक है? अगर 2 turns होंगे तो 2 turn coil, n turns होंगे तो n turn coil भी कह सकते हैं, loop भी कहते हैं, circular यानी कि circular current भी कहते हैं इसको, n turns. Then the magnetic field induction at the center would be equal to mu naught times n I divided by twice r. Is this clear to you? And अगर 2 होगा तो 2 times आएगा, 3 turns होगी 3 times आएगा, 4 turns होगी तो 4 times आएगा. This is the magnetic field induction generated at the center of this circular loop. Whatever the direction of this, यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया डायरेक्शन. हर एक एलिमेंट का जो कंट्रीब्यूशन सेंटर पे होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द plane of the circular loop, that is perpendicular to the whiteboard and is pointed outwards. वो इस क्रॉस प्रोडक्ट से मैंने बता दिया. ठीक है ना? तो इसकी भी डायरेक्शन वही होगी. जब हर एक एलिमेंट का जो कंट्रीब्यूशन एट द सेंटर होगा, हर एक कंट्रीब्यूशन का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स. तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा एट द सेंटर, उसकी भी वही डायरेक्शन होगी. इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे जो बी की डायरेक्शन है, इट इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स. परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स. इज दिस क्लियर? ओके. परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स. अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा तो उसमें वहां पे कहेंगे हम परपेंडिकुलर अपवर्ड्स. ये वर्टिकल प्लेन है, यहाँ पे हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स. इज दिस क्लियर? शाबाश. अब अगर करंट होगी क्लॉकवाइज सेंस में, तो उस वक्त यहाँ पे दिखाएंगे. अगर सर्कुलर लूप इस तरह से होगा, अब करंट यहां से एंटर हो रही है, यहां से निकल रही है. दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट. This is direction of current here. This is direction of current. Then at the center. Oh, what is the direction of the magnetic field? It is perpendicular inwards. तो यहाँ पे क्रॉस डालेंगे. Perpendicular inwards at the center. Not only at the center, at each and every point on the plane of this circular loop, the magnetic field is perpendicular. In this case, it is perpendicular outwards, and in this case, it is perpendicular inwards. At the center. Just at this, not only at the center, but at each and every point on the plane of the loop. Is this clear? याद रखना. खाली यहाँ पे नहीं, बल्कि अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे, वो भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होगा. यहाँ पे प्लेन की बात मैं कर रहा हूँ. यहाँ पे देखेंगे तो वो परपेंडिकुलर इनवर्ड्स होगा, इस तरह से क्रॉस at each and every point on this plane. Is this clear? Okay. This is the magnetic field due to circular loop. ये मैंने समझा दिया यहाँ पे. अब कुछ यहाँ पे केसेस डिस्कस करेंगे हम. यह है एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन. एंड नाउ सपोज वी हैव टू कॉइल्स, टू concentric coils. Two concentric coils are there.
हैविंग द कॉमन प्लेन, एक कॉमन प्लेन है दोनों का, तो इस तरह से मैं दिखा दूंगा। सपोज दिस इज द प्लेन, व्हाइट बोर्ड इज द प्लेन, एक कॉइल इस तरह से है, ठीक है, दूसरी कॉइल इस तरह से है। टू कॉइल्स ऑफ डिफरेंट रेडियस, टू concentric coils of different radii, दोनों का डिफरेंट रेडियस है। मान लीजिए कॉमन सेंटर है O, इसका रेडियस है R1 और इसका रेडियस है, इसका यहां पे दिखाएंगे, इसका रेडियस है R2, ठीक है। देन यहां पे आपको कैलकुलेट करना है हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड एट द सेंटर। अगर दोनों में करंट होगी इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम सेंस, इस तरह से दिखाएंगे, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेंस में करंट है। देन व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जनरेटेड एट द सेंटर ऑफ द टू सर्कुलर कॉइल्स, ठीक है। पहले दिस इज फर्स्ट कॉइल, दिस इज सेकंड कॉइल। Now the magnetic field generated at the center due to first coil, B first यहाँ पे लिखेंगे, is equal to B1। कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो ये लॉ यूज करेंगे हम, ये जो हमने एक्सप्रेशन यूज किए निकाली अभी मैग्नेटिक फील्ड के लिए, वो क्या निकलेगा यहाँ पे, म्यू नॉट, सपोज इसमें एक ही टर्म है, एन ले लेंगे, चलिए एन ले लेंगे साथ, सपोज एन टर्म्स आर देयर, एन का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, जो भी होगा। इसमें भी n टर्म्स है, इसमें भी n टर्म्स है, each having same number of terms, okay, mu naught n I divided by twice, इसका रेडियस क्या है R1। and what is the magnetic field due to the second coil, it is B second, it is mu naught and I, same current is also flowing through this coil, second coil as well, but the radius is different, it is twice R2। And now what is the net, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, now net magnetic field induction at point O due to these two coils, ठीक है ना, वो क्या होगा, that depends upon the direction of these two magnetic fields। जो मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट कॉइल की वजह से बनेगा एट द सेंटर, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो इसकी वजह से बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो हमें यहाँ पे पहले देखना है। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड at the center due to first coil is given by, इसके लिए एक और लॉ हम यूज कर सकते हैं, राइट हैंड पाम रूल। दिस इज द राइट हैंड पाम रूल, इसको राइट हैंड थंब रूल भी कहते हैं, राइट हैंड पाम रूल भी कहते हैं, इनके सब सर्कुलर लूप हम यूज करते हैं, राइट हैंड पाम रूल इसको कहते हैं। तो राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, होल्ड योर राइट हैंड इन सच अ मैनर सो दैट द कर्व ऑफ द फिंगर्स रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट and the coil, then the stretched thumb gives the direction of the magnetic field at the plane of the circular loop or at the center of the circular loop, ठीक है। ओके, ये देखिए, ठीक है, I am holding the right hand in such a manner so that the curvature of the fingers represents the direction of the current in the loop, it is anti-clockwise, ये भी anti-clockwise है, then stretched thumb gives the direction of what, magnetic field, so it is perpendicular outwards due to the first coil, यहाँ पे परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स है, तो वो हम डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डॉट यहाँ पे जो है दैट इज डॉट, ठीक है। अब देखेंगे द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेम पॉइंट ड्यू टू द सेकंड कॉइल, इसमें भी करंट किस डायरेक्शन में है, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है करंट, देन द स्ट्रेट थंब इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, तो दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा एट द सेंटर, उनकी डायरेक्शन सेम होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, दिस इज एक्टिंग परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, दोनों की डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स है। देन द नेट मैग्नेटिक फील्ड, अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स है, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स है, दोनों, ठीक है ना, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, आउटवर्ड्स परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, then the net magnetic field induction at the center will be equal to B1 plus B second, दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूशन होगा वो ऐड होगा। Is this clear? B1, what is B1? It is mu naught
Ni divided by twice R1 plus mu naught Ni divided by twice R2. ओके, म्यू नॉट तो कॉमन आएगा एन बी आई बी टू बी, ये सब कुछ कॉमन आएगा. देयर रिमेन्स ओनली एन आई डिवाइडेड बाई टू. देयर रिमेन्स इनसाइड 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2. ऐसा क्लियर? तो दिस इज द डिफरेंस. ये नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा एट द सेंटर तो इसके बराबर होगा. ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन. अब अगर दोनों कॉइल्स में डायरेक्शन होगी कहां, एंटी यानी क्लॉकवाइज साइंस में, इसमें क्लॉकवाइज साइंस में है करंट, इसमें भी. ठीक है, तो दोनों में सेम करंट होगी. इज क्लियर? देन अगेन द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज गिवन बाय दिस रिलेशन. यही रिलेशन वहां पे भी आ जाएगी. अब इसमें और इसमें क्या फर्क है? यहाँ पे परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स डायरेक्शन है, यहाँ पे परपेंडिकुलर इनवर्ड्स. होल्ड योर राइट हैंड अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल. ठीक है ना? सो दैट कर्व ऑफ द फिंगर्स गिव्स व्हाट? द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल. Then the stretched thumb gives the direction of the magnetic field. It is perpendicular inverse in this case. This is the only difference between the two. अब एक और केस है, इसमें एक कॉइल है, उसमें करंट जा रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और दूसरी कॉइल है कंसेंट्रिक कॉइल्स आर देयर. ठीक है, इसमें है क्लॉकवाइज सेंस में करंट. इसमें भी आई करंट है, इसमें भी आई करंट है. इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2. इसमें एन टर्न्स है, इसमें भी एन टर्न्स है. देन व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द पॉइंट O एट द कंसेंट्रिक सर्कल, एट द कंसेंट्रिक सर्कल्स. ठीक है, जो इनका सेंटर है वहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. अब यहाँ पे अगर ऐसा केस है, डायरेक्शन ए की डायरेक्शन रिवर्स है, इसकी डायरेक्शन इस तरह से है, क्लॉकवाइज. अंडर दिस कंडीशन जो B1 होगा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ड्यू टू द फर्स्ट कॉइल, ये इसकी डायरेक्शन जो फर्स्ट इसकी डायरेक्शन हम करंट हमने चेंज कर दी, अब क्लॉकवाइज है, तो ये होगा परपेंडिकुलर इनवर्स. ठीक है, इसमें हमने करंट सेम रख दी, हमने इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज नहीं कर दी, तो ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होगा. तो सेंटर पे जो इसका कंट्रीब्यूशन होगा और इसका कंट्रीब्यूशन होगा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी. इसकी वजह से जो फर्स्ट कॉइल जो इनर कॉइल है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर इनवर्ड्स, और जो इसकी वजह से होगी परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स. बोथ वेक्टर्स आर अपोजिट. इस तरह से मैं दिखा दूं, बोथ वेक्टर्स आर अपोजिट. दिस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द what? Second coil. This represents direction of magnetic field due to the first coil. First coil की वजह से inward direction होगी, इसकी वजह से outward. When the two vectors are opposite, then the magnitude of the result is equal to the difference between their magnitudes. Is this clear? तो जो net magnetic field होगा यहाँ पे वो होगा, जो inner coil होगा उसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे ज्यादा होगा क्योंकि रेडियस कम है. तो therefore the net magnetic field यहाँ पे लिखेंगे B1 माइनस B फर्स्ट माइनस B सेकेंड. तो यही रिलेशन आएगी, मगर बीच में माइनस आ जाएगा. म्यू नॉट Ni बाहर आएगा डिवाइड बाई 2. देयर रिमेन्स 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2. खाली माइनस आएगा बीच में. इज दिस क्लियर? दिस गिव्स द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द टू कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स. इज दिस क्लियर? अब इसी तरह से अगर हमारे पास टू कॉइल्स है, तो कंसेंट्रिक कॉइल्स आर देयर बट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर लाइक दिस. एक कॉइल इस तरह से है, this is the first coil,
and the second coil is like this. इनका जो सेंटर है वो दोनों का कॉमन है. दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. यहाँ पे मैं दिखा दूंगा. टू सर्कुलर लूप्स आर देयर. सपोज टू कॉइल्स आर देयर. दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है. concentric coils, two concentric coils, ठीक है, having common center but are perpendicular to each other. देखिए, they are making 90 angle. जो इस कॉइल का प्लेन है वो वर्टिकल प्लेन है, जो इस कॉइल का प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है. बोथ द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर दिस कॉइल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, concentric perpendicular coils. Okay, and now in this case, suppose they are identical in every respect. रेडियस भी सेम है. ठीक है, रेडियस दोनों का सेम है. इसका भी आर है, इसका भी आर है रेडियस. जो इसमें करंट है मान लीजिए आई, इसमें करंट आई है. इसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट है मान लीजिए वो है एंटी क्लॉकवाइज. इसमें जो करंट है मान लीजिए वो भी एंटी क्लॉकवाइज है. देन व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड. अब यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है हमें. फर्स्ट पहले देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट कॉइल. दिस इज फर्स्ट कॉइल. इज क्लियर. इस तरह से फर्स्ट कॉइल इस तरह से है. इसका प्लेन क्या है. दिस द फर्स्ट कॉइल हॉरिजॉन्टल प्लेन है एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज लाइक दिस एंटी क्लॉकवाइज. तो व्हाट वुड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर. इट इज परपेंडिकुलर अपवर्ड्स. तो इस कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो ऊपर की तरफ होगा. दिस इज द B1. दिस फर्स्ट कॉइल, फर्स्ट कॉइल एंड दिस इज second coil. Is this clear? This is direction of magnetic field in case of first coil. अब दूसरी coil इस तरह से है. This is second coil. Its plane is perpendicular to the first horizontal plane. ठीक है, it's vertical plane इसका है. तो इसकी direction of current किस तरह से, इस तरह से clockwise. What would the direction of magnetic field? Perpendicular towards the right. ठीक है, यहां से इसकी डायरेक्शन होगी B2. So B1 is the magnetic field due to the first coil. B2 is the magnetic field due to the second vertical coil. And both B1 and B2 are perpendicular to each other. Then the net magnetic field would be equal to under root of. If the two vectors are perpendicular to each other, then the magnitude of their result is given by under root of B1 square plus B2 square. ठीक है, ये यहाँ से इसकी मदद से हम नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितना बनेगा एट द सेंटर वो हम इसकी मदद से निकाल सकते हैं. व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट कॉइल. एज द कॉइल्स आर आइडेंटिकल, जो मैग्नीट्यूड इस कॉइल की वजह से होगा वो उतना ही मैग्नीट्यूड इस कॉइल की वजह से होगा, मगर डायरेक्शन डिफरेंट है. ठीक है ना. अब यहाँ पे देखते हैं B1 इज इक्वल टू B2 बिकॉज द कॉइल्स आर आइडेंटिकल. तो कितना होगा वो बायट-सावर्ट्स लॉ की यहाँ पे यूज करेंगे. तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू फर्स्ट कॉइल कितना है. It is mu naught N I. Suppose N turns are there in this coil and this coil also. N I आएगा यहाँ पे divided by twice the radius of either coil. The radius of either coil is R. Is this clear? तो यहाँ पे B आएगा under root of इसका स्क्वायर, फिर दोबारा इसी का स्क्वायर यहाँ पे लिखना है. तो you can write it as mu naught N I divided by twice R square. जब दो बार आएगा तो ये बनेगा twice यहाँ पे twice. Is this clear? तो स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा. You will get under root of 2 times mu naught N I divided by twice R. This is the net magnetic field induction generated to the two perpendicular coils at its center. ठीक है. अब अगर एक में डायरेक्शन, इसमें एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट है, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट है. अगर इसमें दूसरे में डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो जाएगी, इस तरह से डायरेक्शन ऑफ करंट होगी. देन व्हाट विल हैपन. जो सेकंड कॉइल है अगर उसमें डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इज दिस क्लियर टू यू. तो जो B1 होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी उस वक्त. अगर ये वाली कॉइल है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनता है, तो उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में.
ठीक है, तो अगेन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है ना, एंड द रिजल्टेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्ट इज अगेन द सेम, देयर विल बी नो चेंज। पहले इस डायरेक्शन में था, अभी इस डायरेक्शन में आ जाएगा, अगेन देयर विल बी नो चेंज एंड यू विल गेट द सेम रिजल्ट, ठीक है। अब अगर इसकी भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो ये इसका रिजल्ट मिला है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो नीचे की तरफ आ जाएगा, अगेन यू विल गेट द सेम रिजल्ट। इज दिस क्लियर? तो ये हुआ एक और केस हम डिस्कस करेंगे। मान लीजिए 2 कॉइल्स आर देयर, या सर्कुलर आर्क एक है, सेमी सर्कल, ये कंडक्टर यहां से यहां तक, इसकी लेंथ है L1, इसकी लेंथ है L2, और इसकी जो लेंथ है एज यू नो दैट इज अ सेमी सर्कल, यहाँ पे सेंटर है O, तो इसका रेडियस हम बता देंगे, इसका रेडियस है मान लीजिए R, ठीक है। एंड यू हैव टू डिटरमाइन द नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट O। सो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट O इज ड्यू टू दिस कंडक्टर एंड ड्यू टू दिस सेमी सर्कुलर कंडक्टर, ठीक है, ऑफ रेडियस R। अब देखिए यहाँ पे द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर एट इट्स एक्सिस, ठीक है ना, यहाँ पे वो होगा 0। जो इस कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा एट O, वो इसकी वजह से 0 होगा, ठीक है। इफ करंट I is flowing through it, suppose I is the current flowing through it, I is the current flowing through it, इस पोर्शन ऑफ वायर जो स्ट्रेट कंडक्टर यहां से यहां तक, इसकी वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो 0 होगा, जो इसकी वजह से होगा वो भी 0 होगा यहाँ पे। इज दिस क्लियर? अब जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगा वो होगा खाली किसकी वजह से? ड्यू टू दिस सर्कुलर सेमी सर्कुलर लूप। इज दिस क्लियर? तो द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O ड्यू टू दिस सर्कुलर लूप इज इक्वल टू, वो किसके बराबर है? बायर्स लॉ यूज करेंगे, म्यू नॉट I डिवाइड बाय 2 R, ठीक है, या इस तरह से लिखेंगे हम, म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई, इट्स क्लियर, इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे आएगा DL साइन थीटा डिवाइड बाय R स्क्वायर, ठीक है, नाउ दिस सेमी सर्कुलर पाथ। इज दिस क्लियर? अब यहाँ पे थीटा हर एक जगह पे जो अभी मैंने बता दिया वो तो 90 है, ये कांस्टेंट आएगा, साइन 90 इज 1, ये खत्म हो जाएगा। व्हाट अबाउट R? R इज कांस्टेंट, जब हम मूव करेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है, तो R इज कांस्टेंट, ये बाहर आएगा R स्क्वायर। देयर रिमेन्स ओनली इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू लेंथ, तो दिस गिव्स द टोटल लेंथ। व्हाट इज टोटल लेंथ ऑफ दिस सेमी सर्कल? इट इज पाई R, इट इज नॉट 2 पाई R, इट इज पाई R। तो यहाँ पे पाई R आ जाएगा, R कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, एंड यू विल गेट म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स R। यहाँ पे I भी है इसके साथ I। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट एट पॉइंट O ड्यू टू दिस सेमी सर्कल। इसका कंट्रीब्यूशन 0 होगा, इसका भी कंट्रीब्यूशन 0 होगा। नाउ द वी विल सी, सपोज वी हैव a circular arc of length L and center at O, ठीक है। Suppose angle is here theta. Suppose I is the current flowing through it. I is the current flowing through it. तो इस सर्कुलर आर्क की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा एट द सेंटर O, at center O. Again we will use White-Savard's law. It's equal to mu naught I divided by 4 pi integral with respect to length. This will give the total length of the arc. The total length of the arc is L. So यहाँ पे मिलेगा हमें mu naught I divided by 4 pi, यहाँ पे R स्क्वायर भी है इसके साथ, R स्क्वायर यहाँ पे आएगा L, ये इंटीग्रल टोटल लेंथ, this means total length of the arc, total length is L, तो यहाँ पे L आ जाएगा। So it can be written as mu naught I divided by 4 pi R L divided by R, R into R, दोबारा R स्क्वायर बनेगा, and what is L by R? L is the length of the arc divided by radius, and it is called theta in radian. So इसके बदले थीटा भी लिख सकते हैं, mu naught I divided by 4 pi R
into theta. ठीक है, because L divided by R is equal to the theta angle in radians, because length of arc divided by radius of arc is called theta in radians.